नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं आपका संदीप तोमर। आज लगभग एक सप्ताह बाद आपके बीच निजी कार्य में व्यस्त था और वही रहा है जो अनलॉक हुआ है। फेज़ अनलॉक का सेकंड फेज़ चल रहा है। विशेष भूमिका निभाते हैं न्याय दिलाने में। उनके सामने आर्थिक संकट बहुत गहरा गया है। हरिद्वार में वरिष्ठ अधिवक्ता है संजीव वर्मा जी, लंबे समय तक उन्होंने आमरण अनशन किया। अधिवक्ताओं को जो है आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग को लेकर जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया गया, उन्हें आश्वासन दिया गया है। देखते हैं क्या होता है इस मुद्दे पर। और एक दूसरा अहम मुद्दा है मास्क को लेकर। हमारे भी श्री अमरीश गुप्ता जी हैं, विशेष लोक अभियोजक आप रहे यहाँ CBCID के, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और ये बहुत जानकारी रखते हैं हर मसलों पर। सबसे पहले इनसे जानेंगे कि जो मुआवजे वाला आर्थिक मदद वाला मामला है वकीलों को फिलहाल की स्थिति में, उस पर क्या स्थिति है। जैसा आप बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में भी वगैरह हुई है और राज्यों की क्या कार्रवाई राज्यों से चल रही है, किस प्रकार से बार काउंसिल्स जो हैं वह सहयोग कर सकती हैं। तो स्वागत है आपका सर, आप जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो मैं भाई श्री संदीप तोमर जी का बहुत ही दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं कि वो इतने वरिष्ठ पत्रकार, शायद डायरेक्टर हैं पत्रकार संघ के, और फिर भी वो जनता के बीच में, सबके बीच में घूम के और जनता को जागरूक करने के लिए समाज सेवा कर रहे हैं। इसके धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया और दिल से अभिनंदन करता हूँ। जो आपने इस वक्त जो विशेष महत्व का प्रश्न है हमारे अधिवक्ता समाज के लिए, उसमें मैं इतना कहना चाहता हूं कि बहुत सारे जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने अपने स्तर से कानून बनाए हैं कि अभी अधिवक्ता महोदय की आकस्मिक निधन पर 15 लाख 20 लाख उनको दिए जाए, जैसे कि हमारे संजीव भाई ने यहाँ पर मांग रखी थी। ऐसे एक्ट बने हुए हैं, बहुत से राज्य सरकारों ने बनाए हैं। जैसे किसी एक राज्य का नाम बताएं। राजस्थान सरकार में एक्ट बना हुआ है और एडवोकेट एक्ट्स में सब प्रोविज़न है इमरजेंसी फंड के। इसी प्रकार से जो हमारे अधिवक्ता समाज के लोग हैं उनको 5-5 हज़ार रुपया देने के भी बहुत सारे सरकारें कर रही हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हमारे विद्वान अधिवक्ता महोदय जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, एक का नाम भी मुझे याद है, श्री आलोक कुमार जी, उन्होंने अपने साथियों के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका लगाई है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया और पूरे भारत के समस्त बार काउंसिल्स को पार्टी बनाया है। उसमें उनकी मांग यही है कि डायरेक्शन दी जाए, बेंच जिसमें जजेस भी हैं और बार मिलकर एक इमरजेंसी फंड बनाए, राज्य सरकार भी उसमें योगदान करे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी मांगें रखी हैं और बहुत उसके आधार बताए हैं। इसमें इसलिए मेरा समस्त अधिवक्ताओं से निवेदन है कि वो अपने बार काउंसिल के जो सदस्य हैं, चेयरमैन हैं, वो उन्हीं के साथी हैं, उन्हीं के द्वारा चुने गए हैं, उनको ये कहें कि वो अपने अपने स्तर से शीघ्र उसमें अपना काउंटर दाखिल करें और उसमें एक्सपीडाइट एप्लीकेशन लगवाकर माननीय उच्चतम न्यायालय से इस प्रकार से डायरेक्शन कराएं, जो आप लोगों की मांग है वो समस्त उसकी पूर्ति पूरे भारत में एक समान रूप से हो जाएगी। यानी एक सेंट्रलाइज व्यवस्था भी बन सके। सेंट्रलाइज व्यवस्था बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जो ये रिट याचिका लगाई है, ये पेंडिंग क्यों चली आ रही है? हमारे यहाँ क्या है, रामायण में भी कहावत है, समय चुके फिर क्या पछताना, का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो माननीय उच्चतम न्यायालय को तो इसको बहुत ही प्राथमिकता के तौर पर, वकीलों का बेंच का मामला है, तो हमारे बार काउंसिल ऑफ ये जो प्रदेश के हैं, मैं समझता हूँ इनके बहुत सौ के काउंटर नहीं आए होंगे। तो जब तक काउंटर नहीं आएंगे, उच्चतम न्यायालय भी मजबूर है सुनवाई के लिए। तो हर प्रदेश का अधिवक्ता अपने बार काउंसिल को कहे कि साहब इसमें शीघ्र आप काउंटर लगाइए और इसका हियरिंग कराइए, निस्तारण हो जाएगा इसका। तो देखिए यह एक उपाय बताया है, ऑलरेडी रिट लगी हुई है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, देखिए जो अधिवक्ता समाज है विशेष रूप से, उसमें सब पारिवारिक रूप से संपन्न नहीं है। बहुत से विद्वान अधिवक्ताओं को मैं व्यक्तिगत भी जानता हूँ जिनका हैंड टू माउथ कहीं ना कहीं काम चलता है, दिन के दिन वह उनकी आजीविका का साधन है। तो ऐसे में विशेष जो वकील साहब ने बताया वह तो है ही है। सरकारों से भी आग्रह कहीं ना कहीं है कि अधिवक्ता समाज की आर्थिक सहायता को ध्यान में रखकर तत्काल कदम उठाए। दूसरा सर, मास्क पे आ रहे हैं। मास्क को लेकर जैसे अभी आप मुझे दिखा रहे थे, ये इस पर भी लिखा है, और क्या आपने इस बारे में जानकारी जुटाई? चूँकि आप कहीं ना कहीं एक शोधकर्ता के रूप में भी पहचाने जाते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से सोचते, जान कर परख कर तभी कोई वक्तव्य देते हैं, कोई बात कहते हैं। तो ये मास्क को लेकर क्या है? आप कहीं ना कहीं एक दावा जैसा आपने किया कि मास्क लगाना कहीं ना कहीं किसी स्तर पर कोरोना को आमंत्रण देना भी एक तरह से, तो क्या कहेंगे सर इस बारे में? देखिए साहब, जहाँ तक शोध की बात है तो तोमर भाई आप बहुत ज़्यादा शोध करते हैं, जगह जगह जाते हैं, इसके लिए फिर आपका अभिनंदन करता हूँ। मैंने तो जो भी अध्ययन किया है वो
जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं, महामारी के विशेषज्ञ हैं, या इंग्लैंड के जो वहाँ पर डिप्टी सीएम होते हैं एक इंग्लैंड के, उन सब का मैंने अध्ययन किया है। उनके मैं नाम भी दो एक के बताना चाहूँगा कि जॉर्ज रुदरफोर्ड हैं, ये महामारी के विशेषज्ञ हैं। एक पीटर चिंग होंग है, सब इनको जानते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज़ के हैं। और जो इसके इंग्लैंड के हैं वो डिप्टी सीएमओ साहब हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ पहले निचोड़ बता देता हूँ, उन्होंने जो हमारी नेशनल एंड इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ बॉडीज़ हैं जिसमें सारे देश उसके मेंबर हो सकते हैं, तो उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि मास्क का प्रयोग करने से अच्छा है कि आप थोड़ा डिस्टेंसिंग रखें। डिस्टेंसिंग इसलिए रखी जाती है कि जो जब छींकता है या बोलता है तो मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, उन ड्रॉपलेट्स के माध्यम से वायरस दूसरे के शरीर में जाता है। तो दूसरे को बचाव करने के लिए आप अगर छींकें तो आप उसके मुंह पे या उसके उस तरह से ना छींकें, आप अपना हाथ कोहनी की तरफ कर लें, अपना मुंह कोहनी की तरफ कर लें और वहाँ छींकें। बहुत से रुमाल से जो छींकते हैं, रुमाल हाथ में लगा लेते हैं या हाथ लगाते हैं, तो अगर वायरस निकलेगा तो उनके रुमाल या हाथ में लग जाएगा, फिर वो किसी और जगह अपना हाथ लगाएंगे तो वहाँ लग जाएगा। तो इस तरह की हैबिट चेंज कीजिए। अब मास्क की जो आपने बात कही, तो मास्क के लिए उन्होंने ये बोला है कि जो सर्जिकल मास्क हैं, ये जो हमारे यूज़ करते हैं डॉक्टर्स वगैरह ऑपरेशन वगैरह में, ये कोरोना वायरस महामारी के वायरस को नहीं रोक पाते हैं। 5-7% मास्क इनसे भी निकल के ट्रांसमिट हो जाता है और हम इस वहम में रहते हैं कि हमने मास्क लगाया है तो अब हम सब सुरक्षित हो गए। और वो जो हमारा ये एक एक्सपेक्टेशन है वो भंग हो जाती है। तो ये जो है इसका अलग वायरस का मास्क होता है, वो हमारे यहाँ इतना नहीं है। दूसरी चीज़, अब कॉटन का मास्क जो है वो इफ़ेक्टिव है, लेकिन वो जब तक 2 या 3 लेयर का नहीं बनेगा, क्योंकि कॉटन का जो छेद होता है, छिद्र, वो बड़ा होता है। उन्हें ढकने के लिए उसे 2-3 लेयर में बनाना पड़ता है। 2-3 लेयर में जब बनाएंगे तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा अगर मास्क में आप सांस लेंगे, सुबह टहलने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब मास्क में कार्बन डाइऑक्साइड ही जमा है, उसे आप इनहेल करेंगे तो आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम धीरे धीरे होने लगेगी। और इसी प्रकार से अगर वायरस आपके किसी तरह से वायरस अटक गया इसमें, तो वो वायरस जो है आप जो है मास्क जो है उसके जरिए उसको अंदर ले ही लेंगे आप। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये जो मास्क है, ये मास्क जो सांस की जो प्रॉब्लम है, बुजुर्गों की है या बच्चों की है जो बार बार मुंह पे हाथ लगाते हैं, तो मास्क जब आप लगाएंगे तो आपको मास्क से अनईजीनेस लगती है। ये डॉक्टर से भी क्या है, कहीं ना कहीं बता चुके, अनईजीनेस लगती है, आपको नमी आ जाती है, तो नमी में वायरस ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, अनईजीनेस लगती है। तो अगर आप नॉर्मल हाथ 1 घंटे में 20 बार लगाते हैं चेहरे पे, मास्क लगाने पे आप बार बार टेढ़ा मेढ़ा होता है ठीक करते हैं, आप थोड़ी देर बाद लगाएंगे। यहाँ पर सब जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो किसी भी चीज़ पे लगा है, आपके हाथ पे लगा है, तो आप हाथ को मुंह पे लगाना छोड़ दीजिए। मास्क लगाने पे आप ज़्यादा से ज़्यादा हाथ लगाएंगे तो ये कोरोना वायरस से और संक्रमित होंगे, ऐसी भी बात आ रही हैं। तो ये जो है सेफ़ क्या है, अब सेफ़ के लिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि मास्क तो वहाँ ज़रूरी है कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप भीड़ भाड़ इलाके में है, सब जगह ज़रूरी नहीं है। तो क्या करना है कि आपको एक तो हाथ चेहरे पे लगाने से पहले हाथ जरूर धोने चाहिए, इसके लिए आप जागरूक हो जाएं। दूसरी चीज़, डिस्टेंस रखें। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी है कि अगर आप बात कर रहे हैं या आपको लगता है कि कोई छींक आने वाली है कुछ है, तो आप जितने भी सामने लोग हैं उनसे हट जाइए और अपना मुंह जो है बाहर की तरफ मोड़ लीजिए और आप किसी भी ड्रॉपलेट्स को कहीं दूसरी जगह पर ना छिटकने दें। इस प्रकार से लगे। अब इसमें बड़े अफसोस की बात है, मैं एक बात और इसमें आप लोगों के माध्यम से और सक्षम अधिकारी तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो मास्क है, ये इसमें WHO और वो भी कन्फ्यूज़न में थे कि लगाया जाए ना लगाया जाए, और हमारी सरकारों ने उस वक़्त जब ये कन्फ्यूज़न में थे, एक मास्क लगाने के बाद इसको ना पहनने पर बहुत अत्यधिक जुर्माना लगा दिया। उत्तराखंड में कम किया गया, 5,000 रुपये जुर्माना, फिर 1,000 रुपये जुर्माना, इस तरह का जुर्माना लगा दिया। तो जब 75% जो लोग हैं, जैसे 80 करोड़ जनता को और नाज वगैरह दिया जाएगा, तो ये जितना भी है ये उन्हीं से पैसा वसूल किया जा रहा है। लोग आर्थिक तंगी में हैं। ज़रूरत है लोगों को जागरूक करने की कि अगर मास्क पहन तो कैसा होना चाहिए, मास्क पहनने के बाद भी क्या वो रखना चाहिए। तो लोगों को जागरूक करने की, ना कि उनसे पैसा उनकी जेब से निकलवाने की है, मेरा ये कहना है। बहुत अच्छी बात देखिए, पूर्व विशेष लोक अभियोजक CBCID उत्तराखंड श्री अमरीश गुप्ता जी ने हमें बताई। और मैं एक चीज़ और जानकारी दूँ कि सबसे बड़ी
समाज के लिए, विद्वान अधिवक्ता वर्ग के लिए जो बहुत आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात रखी। और एक जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में रिट भी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में बहुत अच्छा सुझाव दिया। एक चीज़ और दोस्तों, आज हमने वरिष्ठ जो हमारे अधिवक्ता समाज है, हमें न्याय दिलाने में सहायता करते हैं, उनकी बात उठाई है आर्थिक। उसकी एक अगली चीज़ और शुरू हो गई है, जो प्रेस है वह भी बहुत बुरे हालात से गुजर रही है, अखबारों से नौकरियां जानी शुरू हो गई है। इस विषय पर भी मैं वरिष्ठ पत्रकारों से शीघ्र ही बात करूंगा, वह भी आपके सामने रखूंगा। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया गुप्ता जी। और मैं आपसे लेता हूँ इसी के साथ विदा, आपका संदीप तोमर, आपको करता हूँ नमस्कार, जय हिंद।